स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DECE 1 का जो आप लोगों का कल एग्ज़ाम है उसके लिए जो मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगी। अगर आप लोगों को उसके बारे में पता रहेगा तो आप आराम से उसके ऊपर बेस कोई भी प्रश्न होगा उसका उत्तर आप आराम से लिख पाएंगे। जैसे अगर वृद्धि या विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, आपको ये पता है कि वृद्धि क्या है या विकास क्या है, तो उसके बारे में आप आराम से अपना आंसर लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या है? वृद्धि, विकास, बाल श्रम, बाल कार्य या खेल, खेल पर मीडिया का प्रभाव या जनसंचार का प्रभाव, सेम बात है। संज्ञान क्या है या फिर संज्ञानात्मक विकास होता है, वो क्या होता है? स्थूल क्रियात्मक, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के बारे में। वृद्धि चार्ट, स्क्रबलिंग, संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था है उसके बारे में। नेक्स्ट परोपकारिता जो समानुभूति होती है वो उसके बारे में पूछते हैं। समाजीकरण क्या है? फैंटेसी या प्रतीकात्मक कल्पना शक्ति क्या है बच्चों में, उसके बारे में प्रश्न आता है। स्वतंत्र या मुक्त खेल, खोजबीन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोलाज क्या होते हैं? जो बच्चे जैसे कोलाज बनाते हैं ना हम बच्चों के एक्टिविटी के लिए, तो वो क्या होते हैं? सृजनात्मकता क्या होती है? ICDS क्या है? पाठ्यचर्या या मूल्यांकन के बारे में। अवलोकन, स्वसंकल्पना, अहम केंद्रिकता, संरक्षण करना, व जीवत्वारोपण। तो ये सारे के सारे मेन टॉपिक है, इनके ऊपर ही बेस आपके एग्जाम के अंदर जो पेपर में प्रश्न आएंगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृद्धि से। वृद्धि क्या है? वृद्धि का मतलब हो गया व्यक्ति में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं वो होती है वृद्धि, यानी कि जिनको मापा जा सके। जैसे बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे के शरीर के आकार, भार, लंबाई व जो आंतरिक अंग होते हैं उनमें होने वाले परिवर्तनों को हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि बच्चे का वह शारीरिक विकास जो हमें के दृष्टिगत होते हैं, यानी दिखाई देता है, या फिर जिसे हम माप सकते हैं उसे वृद्धि कहते हैं, वो वृद्धि कहलाता है। तो ये हो गई वृद्धि। विकास क्या है? विकास से आशय बच्चे के परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ जो बच्चे में गुणात्मक परिवर्तन होता है वो वृद्धि जो होता है वो विकास होता है। यानी कि विकास के अंदर क्या है? वृद्धि भी शामिल होती है। वृद्धि साथ में गुणात्मक परिवर्तन, वो हो गया विकास बच्चे का। यानी व्यक्ति में होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। क्रमिक का अर्थ है एक दिशा में, यानी कि क्रम से जो परिवर्तन होते हैं वो जैसे सिर से पैर की तरफ। पहले जैसे बच्चे का जो सिर संभालना सीखता है बच्चा, फिर गर्दन संभालना सीखता है, फिर उसके हाथों जो कंधे और हाथ हैं उनकी गतिविधियां संभलती है, फिर उसके बाद बच्चा क्या बैठना सीखता है, फिर खड़े हो घुटनों पे चलना, फिर बच्चा खड़े होना, फिर चलना। तो इस तरह से सिर से पैर की ओर विकास होता है। इसमें बच्चा पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर कंधे, हाथ व कमर, पैरों का विकास होता है। तो ये हो गया विकास। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें वृद्धि और विकास में अंतर मैंने बता रखा है। आपको मैं DECE 1 की प्लेलिस्ट की आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उसमें वो वीडियो देख लीजिएगा। वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। मेनली अगर आपको ये पता चल गया वृद्धि क्या है, विकास क्या है, तो आप आराम से इसके अंदर अंतर वैसे भी लिख सकते हैं। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम का मतलब है बच्चों का उन शोषणकारी परिस्थितियों में काम करना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यानी कि जो बच्चा है उसकी उन अवस्थाओं में काम करते हैं जहाँ पे उनको क्या काम खतरनाक करने होते हैं और उसके स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं वो काम। ये कार्य करने से बच्चों को अपनी शिक्षा व मनोरंजन के लिए समय नहीं मिल पाता है और ना ही उन्हें पर्याप्त मजदूरी मिल पाती है, तो ये कार्य बाल श्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट है बाल कार्य। जब बच्चे अपने घर पर या पारिवारिक व्यवसाय में अपने जो अभिभावक होते हैं उनकी मदद करते हैं, उन कार्यों को बाल कार्य कहा जाता है। यानी घर पे अगर माँ बाप की हेल्प करवाएं या फिर जो अपने उनका जो घर पे जैसे उनका पिताजी काम करे, जैसे अगर कोई कुम्हार है वो मटके बना रहा है और उसका बच्चा भी मटके बनाने में उसकी हेल्प करता है, तो वो बाल श्रम नहीं होगा, वो बाल कार्य होगा। ऐसी स्थिति में बच्चों की जरूरतों का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है और उन्हें खेलने के अवसर भी पर्याप्त मिलते हैं। माता पिता की आय में मदद करने के कारण उन्हें माता पिता का स्नेह भी मिलता है। ये कार्य करते समय बच्चों को अपने भविष्य में क्या व्यवसाय चुनने के लिए कौशल भी प्राप्त होता है, तो ये कार्य बाल कार्य कहलाते हैं। जैसे बच्चों के काम के लिए बैन है ना कि बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, तो वो बाल श्रम के लिए होता है, बाल कार्य के लिए नहीं होता, क्योंकि बाल कार्य में बच्चे को कोई हानिकारक परिस्थिति में काम नहीं करना पड़ता, बाल श्रम में करना पड़ता है। इसलिए हमारे इंडिया में बाल जो श्रम होता है या बाल कार्य होता है उसके ऊपर, बाल मजदूरी के ऊपर बैन लगा हुआ है।
नेक्स्ट एक टॉपिक आता है खेल क्या है, इसके ऊपर प्रश्न आता है, तो खेल पता होना चाहिए क्या होता है। खेल, बच्चों को खेल बहुत पसंद होते हैं। बच्चों के लिए खेल एक प्रेरणात्मक व आनंदमयी शक्ति है जो उनको शक्ति, स्फूर्ति व कौशल प्रदान करती है। खेल एक जन्मजात, स्वतंत्र, रचनात्मक, स्फूर्तिदायक, आनंददायक व आत्म केंद्रित प्रेरित क्रिया है जो कि बच्चे को भावी जीवन के लिए प्रेरित करती है, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास होता है। यह बच्चे के स्वसुख प्राप्ति का मार्ग है। खेल द्वारा बच्चे का सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है खेल के द्वारा। अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है। वैलेंटाइन ने कहा है खेल एक प्रकार से आनंद प्राप्ति का मार्ग है। छोटी सी परिभाषा है, वैलेंटाइन ने कहा है खेल एक प्रकार से आनंद प्राप्ति का मार्ग है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और एक है एलन मान ने कहा है कि खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल प्रदर्शन है। ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है कोई परिभाषा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल प्रदर्शन है। अभी खेल के ऊपर मीडिया या जनसंचार माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। इसका आशय है कि जनसंचार का प्रभाव का आशय हो गया कि जो खेल है उसके ऊपर बच्चे के खेल पे जो पत्र पत्रिकाएं देखते हैं बच्चे, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, यानी कि मीडिया का क्या प्रभाव है वो बताना है। इसका आशय बच्चे के खेलों पर टीवी और रेडियो व अन्य जनसंचार माध्यमों जैसे पत्र पत्रिकाएं, किताबें आदि का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चे जो कहानियाँ पढ़ते हैं उनसे बच्चे उत्साहपूर्वक अभिनय करते हैं, टीवी रेडियो पर जो भी धुन सुनेंगे उसको गुनगुनाते हैं, उनके द्वारा जो देखा वह सुना जाता है बच्चे उसकी नकल करते हैं, वह खेल खेलते हैं। किताबें, पत्र पत्रिकाओं में वैसे बच्चे के स्वयं पढ़ के कुछ सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, उनके बारे, नई चीज़ों के बारे में जानना सीखते हैं। इनसे बच्चों में जिज्ञासा व खोजबीन करने की भावना प्रबल होती है, यानी बढ़ती है। परंतु इन टीवी रेडियो के माध्यमों में वयस्कों का निर्देशन आवश्यक है, नहीं तो ये बच्चे को गलत शिक्षा दे सकते हैं। यानी कि जब बच्चे को हम देखें कि टीवी देख रहा है, रेडियो पे कुछ सुन रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, तो इस टाइम क्या वयस्कों को भी देखना पड़ेगा कि बच्चे कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं देख रहे जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। यानी कि बड़ों का निर्देशन जरूरी होता है बच्चों को। तो ये मीडिया का इसके ऊपर प्रभाव है बच्चों के खेल के ऊपर। संज्ञान क्या है या संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञान से आशय किसी चीज या दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसके बारे में कुछ अवधारणाएं बनाना, यानी कि एक तरह से संज्ञान का मतलब हो गया मानसिक विकास, और उसको समझने की कोशिश करना ही संज्ञान है। यह कुछ विशेष मानसिक प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें ध्यान, स्मरण करना, निर्णय लेना, समस्याओं का हल खोजना आदि आता है। अभी जैसे कि छोटे बच्चे शुरू में क्या, बच्चे को चूसने हम मुंह में देते हैं तो चुप हो जाते हैं, उन्हें लगता है ना कि वो दूध ही पी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें क्या संज्ञान होने लग जाता है, नहीं ज्ञान होने लग जाता है कि हम कितनी देर से चूसे जा रहे हैं लेकिन इसमें दूध नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दूध नहीं है, नकली है, चूसनी है। तो इससे बच्चे दूध और चूसनी में अंतर करना सीख जाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास का बच्चों में। नेक्स्ट है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास क्या होते हैं? ये स्थूल है, स्थूल क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास क्या है? स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब है बच्चे के जो मांसपेशियां होती हैं उसमें होने वाली जो गति होती है वो स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। उनमें मांसपेशियों में विकास, यानी वे क्रियाएं जिसमें बच्चे के शारीरिक अंगों को गति मिलती है वे स्थूल क्रियात्मक क्रियाएं कहलाती है, और उनमें जो परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक विकास कहलाते हैं। स्थूल क्रियात्मक शरीर में स्थूल क्रियात्मक विकास कहलाते हैं। अभी इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? जैसे बच्चा रेंगता है, घुटनों पे चलता है, दौड़ता है, कूदता है, स्लाइड करता है, ठोकर मारना, किसी चीज़ को धक्का मारना, तो ये बच्चे के स्थूल क्रियात्मक विकास हो गया। नेक्स्ट है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का मतलब होता है शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों में संतुलन बनना, जिससे कि बच्चों को छोटे जो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होते हैं उसमें हेल्प करता है। जैसे हाथ व उंगलियों की मांसपेशियों में समन्वय स्थापित करना। इसके फलस्वरूप बच्चों को चीज़ें पकड़ने, स्क्रबलिंग करने, चम्मच पकड़ने, ब्लॉक्स को एक दूसरे को ऊपर जचा के खेलने आदि गुणों का बच्चों में विकास होता है, जिसे कि हम सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहते हैं। अब स्क्रबलिंग क्या है, ये एक टॉपिक आ जाता है कि स्क्रबलिंग क्या है।
स्क्रबलिंग का मतलब हो गया लिखने की या लिखना सीखने की प्रारंभिक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करता है, लेखन सामग्री की मदद से सतह पर या कागज पर आड़ी आड़ी टेढ़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी गोल चौकोर घसीटों के रूप में जो लिखता है ना, वो स्क्रबलिंग होती है। यह जो स्क्रबलिंग की विशेषता ये बच्चों में 2 साल का जब हो जाता है उसके बाद आती है, और बच्चे द्वारा रंग, पेंसिल, चौक, पेन आदि को पकड़ने के लिए बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है और बच्चे स्क्रबलिंग करना शुरू कर देते हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या है? यह प्रमुख शिक्षाविद पियाजे थे, उन्होंने संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में हमें बताया था। उनके अनुसार यह जब बच्चों में इसका विकास होता है तब बच्चों की विचार शक्ति में वृद्धि होने लग जाती है, और बच्चों की यह विचार शक्ति का विकास प्रमुख रूप से 4 अवस्था से होकर गुजरता है। इनमें जो सबसे पहली अवस्था होती है उसे हम संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यानी संवेदी क्रियात्मक अवस्था हो गई कि बच्चों की जो विचार शक्ति का विकास होता है उसकी पहली अवस्था संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसका प्रारंभ जन्म से शुरू होता है, लगभग 2 साल तक चलता है। तो ये हो गई संवेदी क्रियात्मक अवस्था। अब ये भी पूछ सकते हैं बच्चे के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो इसमें लिख देंगे पहला संवेदी क्रियात्मक अवस्था पहली होती है, जो कि जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक चलती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब से लेकर 6 वर्ष तक का होता है, तब तक यह अवस्था चलती है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 9 से 11 साल के बच्चों में पाई जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो बच्चा जब 12 साल का हो जाता है उसके बाद बच्चे में विकसित हो जाती है। तो ये बच्चे के विकास की कुछ अवस्थाएं होती है, विकास की क्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं। परोपकारिता क्या है या समानुभूति? परोपकारिता समानुभूति में अंतर क्या है, या परोपकारिता क्या है, समानुभूति क्या है, वो पूछ सकते हैं। इनके ऊपर आप बच्चों के इसके विकास के लिए कौन कौन सी क्रियाएं आयोजित करवा सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी कि इन टॉपिक के ऊपर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि परोपकारिता क्या है। परोपकारिता का मतलब हो गया अपने निजी लाभ के स्वार्थ के बिना दूसरों के साथ अपनी चीज़ें या समय बांटना, दूसरों को अपनी चीज़ें देना, या फिर बच्चों अपना वक्त जो होता है ना वो बच्चों के साथ शेयर करना, किसी दूसरे बच्चे या बड़े के साथ शेयर करना, वो होता है परोपकारिता। यानी कि बिना किसी स्वार्थ के अपने फायदे के दूसरों के उपकार व लाभ के लिए अपनी चीज़ें बांटना ही परोपकारिता है। नेक्स्ट है समानुभूति। समानुभूति का मतलब हो गया दूसरों की भावनाओं को समझना, यानी कि दूसरा क्या महसूस करता है, दूसरा क्या सोचता है, वो हम फील कर पाए, तो ये समानुभूति होती है। यानी कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को स्वयं महसूस करें या उसकी स्थिति को समझें तो यह समानुभूति कहलाती है। यानी जैसे कि एक बच्चा अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, दोस्त को रोता हुआ देखेगा तो उसे पहले चुप करवाने के लिए क्या अपना खिलौना देगा कि वो चुप हो जाए, और फिर भी वो चुप नहीं हुआ तो क्या जाएगा और उसकी माँ को बुलाएगा जाके, और वहाँ बुला के लेके आएगा, क्योंकि क्या उसने देखा होगा कि है ना, कभी जैसे अपनी चीज़ें अब उसने अपनी चीज़ दे दी तो ये हो गई परोपकारिता, और वो जाके अपनी माँ को उसकी माँ को बुला के लाएगा चुप करवाने के लिए, ये होगी समानुभूति। यानी कि वो पहले उसने चीज़ दी तो उसमें परोपकारिता की भावना दिखाई दी कि उसे चुप करवाने के लिए अपनी चीज़ दे रहा है, लेकिन जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने समानुभूति दिखाई, यानी उसे महसूस हुआ कि जब वो रोता है उसे भी कोई ऐसे चुप करवाता है, चुप नहीं होता तो क्या, जब माँ आती है तो चुप हो जाता हूँ मैं, तो इसकी भी जब मम्मी आएगी तो शायद चुप हो जाएगा, वो उसकी भावना को समझता है और माँ को बुला के लाता है, तो वो अपने आप को उसके स्थान पर रख के सोचता है। तो ये परोपकारिता व समानुभूति का उदाहरण है। नेक्स्ट है समाजीकरण की विशेषता बच्चों में होती है, वो क्या होती है? समाज के नियमों को सीखने व उसके अनुसार व्यवहार करने की जो प्रक्रिया होती है वही समाजीकरण कहलाती है। जब शिशु जन्म लेता है तब वह ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक, वह सिर्फ एक जीवित प्राणी होता है। धीरे धीरे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह अन्य लोगों से अंतःक्रिया करता है और समाज व संस्कृति में पलते हुए वह धीरे धीरे सामाजिक बन जाता है, और ऐसा करते हुए वह नए नए अनुभव प्राप्त करता है, यही समाजीकरण कहलाता है। बच्चे जो फैंटेसी बनाते हैं, प्रतीकात्मक कल्पना शक्ति बच्चों की, उसके बारे में बताइए। तो इसके अंदर आएगा कि फैंटेसी का मतलब हो गया बच्चों की अपनी कल्पना शक्ति द्वारा झूठ मूठ का खेल खेलना या काल्पनिक कहानी गढ़ना, ये फैंटेसी होती है।
फैंटेसी में बच्चे कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं, जैसे कागज़ का जहाज बनाकर खेलते हैं कि जैसे सचमुच का जहाज चला रहे हो, या फिर जैसे अगर झाड़ू ले ली, झाड़ू को ऊपर ऐसे झाड़ू को लेके चलेंगे, कहेंगे तो हमारी ट्रेन है, इसके ऊपर हम बैठ के जा रहे हैं, तो ये कल्पना शक्ति करते हैं बच्चे। तो ये फैंटेसी है, कल्पना शक्ति हो गई। या फिर ऐसे ऐसे होगा कि जैसे झूठ मूठी बच्चा कि हाँ मैं जंगल में गया था, मैंने शेर को देखा, फिर मैंने शेर के साथ लड़ाई की, फिर मैंने शेर को ऐसे मारा, मैं जीत गया। तो ये बच्चे की फैंटेसी है, बच्चे की कल्पना शक्ति है। स्वतंत्र या मुक्त खेल क्या है? स्वतंत्र खेल क्या है, मुक्त खेल क्या है? स्वतंत्र व मुक्त खेल का मतलब होता है बच्चे के ऐसे खेल क्रियाओं के लिए, मतलब बच्चों की ऐसी खेल क्रियाएं जो जिनका चुनाव बच्चे खुद स्वयं से करें, यानी कि खेल क्रिया का चुनाव, खेल सामग्री, वह कितनी देर खेलना है, इन सब की स्वतंत्रता बच्चों को दी जाए, यही बच्चों के लिए क्या स्वतंत्र या मुक्त खेल है। तो ये स्वतंत्र या मुक्त खेल हो गए। खोजबीन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? खोजबीन के क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां हम बच्चों की रुचि की सामग्री रखते हैं और बच्चे वहां उनसे संबंधित चर्चा या प्रयोग कर सकते हैं, वह खोजबीन का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर बच्चों को स्वतंत्र रूप से परिवेश के अन्वेषण का मौका दिया जाता है। तो ये खोजबीन का क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट कोलाज क्या है? कोलाज का मतलब होता है कई अनुपयोगी वस्तु, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे लिए वेस्ट है, लगभग वेस्ट है, वो चीजें कागज हो गई या वह कोई वस्तु, ये सब है ना, इनको हम किसी चीज के ऊपर, किसी फ्रेम पे, गत्ते की फ्रेम बना ले, कागज की फ्रेम बना ले, किसी भी चीज पे चिपकाते हैं, उसे फिर कलात्मक रूप देते हैं, तो वह कोलाज कहलाता है। यानी माचिस, कागज की तिल्लियां, कांच के टुकड़े जैसी अनुपयोगी चीजों को एक सतह पर फेविकोल या गोंद से ऐसे चिपकाना जिससे कोई कलात्मक अभिवृत्ति दर्शाई जाए, वह कोलाज कहलाती है। नेक्स्ट सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब है मौलिकता, यानी कि विशेष ढंग से चिंतन करने का तरीका, इसे सृजनात्मकता या फिर रचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। यानी मेनली सृजनात्मकता का मतलब हो गया नई चीज के बारे में, मतलब कोई एकदम नई चीज के बारे में सोचना, जानना। हेमोवीज 1973 के अनुसार ये जो सृजनात्मकता है वह क्या है? वह नव परिवर्तन लाने, आविष्कार करने व तत्वों को इस ढंग से रखने की क्षमता जैसे कि वे पहले कभी ना रखे गए हों ताकि उनका महत्व व सुंदरता बढ़ जाए, वही सृजनात्मकता। यानी कि एक चीज है, उसके बारे में सब लोग जो कहते हैं वैसी चीज, उसी चीज को किसी और तरीके से प्रस्तुत करना कि किसी और ने सोचा ही ना हो, तो वो हो गई सृजनात्मकता। वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसके अनुसार विचार अथवा कल्पना द्वारा कुछ सृजन करना या किसी वस्तु को बनाना या निर्माण करना, उसकी रचना करना, उत्पन्न करना ही सृजनात्मकता है। नेक्स्ट ICDS क्या है? ICDS का मतलब है समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम। इसमें बच्चों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं दी जाती है: पूरक आहार, पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य निरीक्षण, संदर्भ सेवाएं, पोषण व स्वास्थ्य व शिक्षा, अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है ICDS के अंतर्गत। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या का आता है कि पाठ्यचर्या बनाइए, तो हमें पता होना चाहिए पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या का मतलब है विद्यालय में अध्ययन के लिए निर्दिष्ट पाठ्यक्रम व अन्य संबंधित सामग्री। विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाले जो विषय सामग्री हो गई, किसी विद्यालय में निर्दिष्ट जो विषय उसका पाठ्यक्रम भी पाठ्यचर्या में आता है, और विद्यार्थियों को दिए गए नियोजित अधिगम अनुभवों को सम्मिलित रूप से पाठ्यचर्या कहा जाता है। यानी पाठ्यचर्या शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। विद्यालय में कक्षा की समस्त क्रियाएं, कुछ भी क्रियाएं हो, कार्यकलापों, मूल्यांकन, ये सब के सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आते हैं। मूल्यांकन करना क्या है? बच्चों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन का मतलब है जांच द्वारा यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं या नहीं। यानी कि हम जो बच्चों को सिखाना चाह रहे थे, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे, वो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये इसके लिए जो ये हम करते हैं इसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चों ने क्या व कितना सीखा है। कई लोगों को लगता है कि इसके लिए जटिल जो परीक्षण है वह प्रक्रियाओं को से गुजरना पड़ता है, यानी कि मूल्यांकन करना कठिन है, लेकिन सही नहीं है। उन्हें लगता है कि विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है, परंतु पालनकर्ता व अभिभावक साधारण तरीकों से भी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वसंकल्पना, ये एक बच्चे की स्वसंकल्पना की विशेषता होती है बच्चों में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
स्वसंकल्पना यह स्वयं के बारे में एक बच्चों का क्या अपना वर्णन है या स्वयं मान्यता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में यह पता होता है कि वह क्या करने के योग्य और क्या नहीं कर सकता। हम सभी अपनी भावनाओं, विचारों व विशेषताओं के बारे में जो सोचते हैं वह हमारी स्वयं के बारे में एक संकल्पना होती है जो कि स्वसंकल्पना कहलाती है। जैसे बच्चा सोचता है ना कि मैं कुर्सी पे से कूद सकता हूँ, मैं सड़क अकेले पार कर सकता हूँ, मैं अकेले स्कूल जा सकता हूँ, मैं खुद से कपड़े पहन सकता हूँ, मैं खुद से खाना खा सकता हूँ, भले वो कर ना पाए लेकिन वो सोचता है, वो हो गई उसकी स्वसंकल्पना। अहम केंद्रिकता की विशेषता बच्चों में होती है। इसका मतलब क्या होता है? अहम केंद्रिकता का मतलब होता है चीज़ों को पूर्णतः अपने ही नज़रिए से देखना, यानी कि अपने से केंद्रित करके देखना कि मुझे जो लग रहा है, मुझे जो दिख रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ, सामने वाला सेम वही सोच रहा है, वही उसे दिख रहा है, उसी से वो संबंधित है। ये हो गई अहम केंद्रिकता। यानी अहम केंद्रिक बच्चा या व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, दूसरे भी वही देखते हैं, वही सोचते हैं। यह गुण पियाजे के अनुसार शालापूर्व बच्चों में, पियाजे ने बताया कि यह गुण शालापूर्व बच्चों में पाया जाता है। इस गुण के कारण ही बच्चे चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से नहीं देख पाते, वे हर चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं। बच्चों में संरक्षण करने की विशेषता। संरक्षण का मतलब है यह समझना कि किसी चीज़ या वस्तु की मात्रा वही रहती है, चाहे उसका आकार क्यों ना बदल दिया जाए या उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया जाए, जब तक कि उसकी उस वस्तु की जो मात्रा होती है उसमें कुछ घटाया या बढ़ाया ना जाए, तब तक उसकी मात्रा सेम रहती है। बच्चे ये नहीं समझ पाते। ये होगा संरक्षण करना। जीवत्वारोपण की विशेषता बच्चों में होती है। जीवत्वारोपण का अर्थ है प्रत्येक चीज को जीवित मानना। पियाजे के अनुसार शालापूर्व बच्चों को लगता है कि संसार में प्रत्येक चीज जीवित है, चाहे वह सजीव है या निर्जीव। यही बच्चों की विशेषता जीवत्वारोपण के। जैसे बच्चों को लगता है ना कि जो सूरज होता है, सूरज दिन भर चमकता है, फिर थक जाता है तो रात को रेस्ट करने जाता है। चांद रात को आता है, फिर थक जाता है, वो दिन में रेस्ट करता है। सड़क है, सड़क भी रात को रेस्ट करते हैं क्योंकि दिन भर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। कुर्सी के ऊपर, कुर्सी को खींचो मत, नहीं कुर्सी को चोट लग जाएगी। तो ये सारे के सारे जीवत्वारोपण के उदाहरण है बच्चों में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे DEC 1 के। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।